करें काजल मैम का लाडला। अच्छा, मैंने आपको लाडला कब बनाया अपना? हाँ चलो, हाँ जी, आज से अपनी बायोलॉजी चलेगी। बायोलॉजी का एक चैप्टर फिनिश करेंगे हम, दैट इज एनिमल किंगडम। आओ फटाक से क्लास स्टार्ट करें। आज से हमारी बायोलॉजी वापस क्लासेस आपकी रिज्यूम हो रही हैं। जीव विज्ञान की क्लासेस हम शुरू करेंगे। अब बायोलॉजी में बच्चों एक हमारा चैप्टर होता है जिस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल का मतलब होता है जंतु और किंगडम का मतलब होता है जगत। कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, सारे के सारे जानवरों को किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये पढ़ना है हमें। चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम है, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भी आपको बहुत सारी बातें जानना जरूरी है जो एग्जाम में आती है। स्टार्ट करें फिर। पिंटू कुमार आपका नाम ले लिया है, ठीक है भाई। राजकमल प्रजापति, सपना, राजकमल, पंकज, कुलदीप यादव, इंद्रजीत, विपिन यादव। चलिए फिर देखो, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। सारे के सारे एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बेटा देखो, कॉकरोच भी एक जानवर है, हम लोग भी जानवर है। कॉकरोच को भी एनिमल बोलोगे, हम लोग भी एनिमल है। लेकिन कॉकरोच हमसे अलग क्यों है? कॉकरोच से केंचुआ अलग कैसे है ना? हमसे मच्छर अलग क्यों है? मच्छर भी एक जानवर है ना? लेकिन क्यों है ये अलग अलग, यही आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम। अब बच्चों एनिमल किंगडम तो हम शुरू करेंगे बाद में। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं हम। क्लासिफिकेशन होता क्या है बच्चों? इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग्स की बात करेंगे, उन लिविंग्स को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे प्लांट्स भी लिविंग है, लेकिन प्लांट में हमारे जैसे सारे लक्षण नहीं है, तो प्लांट को अलग आपने बना दिया। बैक्टीरिया, जीवाणु भी लिविंग होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया हमारे जैसे नहीं होते हैं, हम भी लिविंग हैं। तो इस संसार में, इस प्रकृति में जितने भी सारे लिविंग्स हैं, सजीव है बेटा, उन सबको उनके लक्षणों के आधार पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और जब इसकी परिभाषा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो, उस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना वर्गीकीय विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ही एक ब्रांच होती है बच्चा क्या? टैक्सोनॉमी। और उस टैक्सोनॉमी में आप किसके बारे में स्टडी करते हो? क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब मैम अभी हम अगले दिन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? अगले 4 से 5 दिन। तो आप क्या बोलोगे मैम? अगले 4 से 5 दिन हम टैक्सोनॉमी ब्रांच पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच होती है जिसमें आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? वर्गीकीय विज्ञान के जनक कौन है? इसके पिता कौन है? जनक कौन है? तो बेटा वर्गीकीय विज्ञान के जनक माना गया है कार्ल लीनियस को। क्यों माना गया है? क्योंकि कार्ल लीनियस वो महान साइंटिस्ट है बच्चों, जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ब्रांच, या सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आप क्या बोलोगे बेटा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल लीनियस जी ने। इसीलिए हम कार्ल लीनियस जी को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण के पिता हैं, ये जनक हैं टैक्सोनॉमी ब्रांच के, है ना। अब बच्चों बात क्या आती है अगले पॉइंट में। मैम हमने इनको फादर क्यों बोला, पहले ये सुनो। इनको हमने फादर क्यों बोला वो सुनो। क्योंकि इन्होंने कहा इस धरती पर जितने भी सारे लिविंग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। और आपको पता है कार्ल लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? अगर एग्जाम में आ जाए, द्विजगत वर्गीकरण, यानी कि 2 जगतों में बांटने वाले कौन महान साइंटिस्ट थे? तो द्विजगत वर्गीकरण कार्ल लीनियस जी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या किया? लिविंग्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। जो पहला ग्रुप बनाया उस पहले किंगडम को बोला प्लांटेई। प्लांटेई को हिंदी में बोलते हैं पादप जगत। यहां पर प्लांट्स को रखा और दूसरा बना दिया था एनिमेलिया। यहां पे एनिमल्स को रख दिया था, जंतुओं को रख दिया था। तो इन्होंने लिविंग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तरफ लिख दिया क्या? एक तरफ लिख दिया प्लांटेई किंगडम और दूसरी तरफ लिख दिया एनिमेलिया किंगडम। यहां पे इन्होंने प्लांट्स को रखा, एनिमल्स को यहां रखा, यहां पादपों को रखा, यहां जंतुओं को रखा। और आप जानते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही लिविंग्स होते हैं, ये दोनों ही सजीव होते हैं बच्चों। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया? कार्ल लीनियस जी ने। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, कार्ल लीनियस को। कार्ल लीनियस जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट सुनो। कार्ल लीनियस जी ने कहा कि आप ये जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं ना, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनके ना साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारा वैज्ञानिक नेम क्या होता है? आपको मुझे बता सकते हो? हम लोग क्या है? हम लोग ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है बच्चा, होमो सैपियंस होता है। अब ये होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। जैसे आपने पढ़ा होगा आम का पेड़ है तो पेड़ पौधे लिविंग्स होते हैं। आम के पेड़ का जो बॉटनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, वो मैंगिफेरा इंडिका होता है। मेंढक का राना टिग्रिना होता है ना। गेहूं का जो होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ऐसे मटर के पौधे का जो होता है वो पाइसम स्टाइवम होता है। तो कहने का मतलब है बेटा, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक नेम भी दिए थे। ये वही महान साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन का ऑर्डर डिसाइड किया था कि ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। और इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक नाम दिए थे, साइंटिफिक नेम दिए थे। जैसे हमारा ह्यूमंस का मनुष्य जाति का जो क्या साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। अब मैम ये होमो सैपियंस आया कहां से? तो इसे यहां पे छोड़ो और मेरे साथ ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। जब भी क्लासिफिकेशन लिखते हैं ना कार्ल लीनियस वाला, तो उसमें इस तरीके से आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। ये कार्ल लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो बेटा ये क्लासिफिकेशन का ऑर्डर ये रहेगा। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। क्रम ऐसे लिखेंगे। और एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम कार्ल लीनियस जी का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका ऑर्डर क्या था? तो उसके ऑर्डर में सबसे पहले हम किंगडम लिखते हैं। किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। तो सबसे ऊपर हम अगर किसी भी लिविंग का क्लासिफिकेशन लिखना चाहेंगे तो उसका किंगडम लिखो सबसे पहले। प्लांट किंगडम में आता है तो प्लांट लिखो, एनिमल में आता है तो एनिमल किंगडम लिखो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, उसके बाद लिखो उसके फाइलम का नाम। फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। उसके फाइलम का नाम लिखो, कौन से फाइलम में आता है। जैसे हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, आगे आपको पढ़ोगे, राइट। तीसरा, उसकी क्लास लिखो। उसकी क्लास का मतलब होता है वर्ग। जैसे आप जानते हैं हम मैमेलिया होते हैं, हम मैमल्स होते हैं, हम स्तनधारी होते हैं, शायद आप जानते होंगे, है ना। उसके बाद आप क्या लिखो? उसके बाद उसका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर का मतलब होता है उसके गण का नाम लिखो।
जैसे हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं, ये सब आगे पढ़ोगे, फिलहाल सुन लो। उसके बाद उसकी फैमिली का नाम लिखो, फैमिली को हिंदी में बोलते हैं कुल, जैसे आपकी भी कोई फैमिली होगी, है ना, कोई परिवार होगा, ठीक है, परिवार में लोग लगाते हैं, दादाओं का नाम लगाते हैं, पापा का नाम लगाते हैं, वैसे आपको अपनी फैमिली का नाम लिखना है। उसके बाद उसके जीनस का नाम लिखो, जीनस का मतलब वंश, जैसे आप बोलते हैं ना हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, है ना। उसके बाद आप लिखो उसकी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है जाति। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार कर लेना, हमेशा एग्जाम में आता है कि जब क्लासिफिकेशन कार्ल लीनियस जी ने दिया था तो उस क्लासिफिकेशन का ऑर्डर क्या था। आपसे पूछेगा 5 नंबर पे क्या लिखा जाता है, 4 नंबर पे क्या लिखा जाता है, 3 नंबर पे क्या लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं। तो सुनो जरा क्या क्या। 1 नंबर पर हम लिखते हैं किंगडम का नाम, जिसको हिंदी में हम जगत बोलते हैं। नंबर 1 पे आपको सबसे पहले अगर आप किसी का भी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो तो उसके किंगडम का नाम लिखो। दूसरे पे उसके फाइलम का नाम लिखो, फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ, उसके संघ का नाम लिखो बेटा। तीसरा उसकी क्लास का नाम लिखो, क्लास का मतलब होता है वर्ग। 3 नंबर पे उसके वर्ग का नाम लिखो। 4 नंबर पे उसके ऑर्डर का, उसके गण का नाम लिखो 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे कुछ किस फैमिली से आता है उसको हिंदी में कुल बोलते हैं, 5 नंबर पे उसका कुल लिखो। 6 नंबर पे उसके वंशज का नाम लिखो, उसका वंश कहां से आया है। और 7 नंबर पे सबसे लास्ट में लिखो जाति। अब आप खुद सोचिए, हम सब लोग इतने पागल हो गए हैं कि आप लोग ये नहीं जानते कि हम कैसे आए थे, हमारा क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। हमारा क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ था तो हम सब लोगों ने बाकी सब भुला दिया और सिर्फ जाति के पीछे पड़ गए। अरे हम हैं तो सारे इंसान के बच्चे ना, तो हम सबका क्लासिफिकेशन सेम है भैया। हमारा किंगडम भी सेम है, फाइलम भी सेम है, क्लास भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, फैमिली भी सेम है, और जीनस भी सेम है, और स्पीसीज भी सेम है भाई। हमारी स्पीसीज होती है सैपियंस। वो बात अलग है आजकल के इंसान में हिंदू हूं मैं, मुस्लिम हूं मैं, ब्राह्मण हूं, है ना, ये करना शुरू कर दिए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों की तरह अगर आपको बिहेव करना है तो आपको बोलना है भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, हम सबकी जाति एक ही है, हम सबकी जाति एक ही है, क्या सैपियंस है ना। आई बात समझ में। तो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बताओ जरा। कि कार्ल लीनियस कौन है जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था, टैक्सोनॉमी ब्रांच को जन्म दिया, है ना, इन्होंने टैक्सोनॉमी ब्रांच को सबसे पहले बनाया भाई, और कहा आप किसी भी सजीव का, किसी भी लिविंग का आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो बेटा उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर ऐसे है, ऐसे है। 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है क्या लिखते हैं हम, जगत लिखते हैं। 7 नंबर पे क्या लिखते हैं, अपनी जाति लिखते हैं। अब इन्होंने कहा इन्होंने क्या कहा, अगला पॉइंट सुनना। इन्होंने कहा कि जब साइंटिफिक नेम लिखते हो ना, वैज्ञानिक नाम लिखते हो, या साइंटिफिक नेम होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के होते हैं बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नेम, तो जैसे ही आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो साइंटिफिक नेम लिखने में आप क्या क्या ऐड करते हो, सबसे पहले लिखते हो उसका जीनस, जीनस लिखते हो, और उसके बाद आप लिखते हो उसकी स्पीसीज। जीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वंश। तो जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आप पहले वंश लिखो, उसके बाद उसकी जाति लिखो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो क्या आप बताओगे बेटा, है ना, क्या पहले जीनस लिखते हैं फिर उसकी स्पीसीज लिखते हैं। अब जीनस जब लिखते हैं तो जीनस का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाएगा, और स्पीसीज लिखते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊं, हम लोग ह्यूमंस हैं, इंसान के बच्चे हैं, मनुष्य हैं, तो बेटा हमारा जो जीनस है वो होमो होता है, तो होमो में एच आपको बड़ा करना पड़ेगा, एच आपको बड़ा करना पड़ेगा। और हमारी जाति सैपियंस होती है तो सैपियंस में एच छोटा होगा, एस क्या होगा, छोटा होगा, ऐसे लिखेंगे हमारा साइंटिफिक नेम। अरे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम में पहला जो वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा जीनस क्या है, हमारा वंश क्या है, होमो, होमो। और नेक्स्ट उसके बाद दूसरा वर्ड होता है वो उसकी जाति को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारी जाति क्या है, सैपियंस है, इसलिए हमारा वैज्ञानिक नाम, हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस बन गया बेटा, होमो सैपियंस बन गया। होमो में हमेशा एच कैपिटल लिखा जाएगा और सैपियंस में एस छोटा लिखा जाएगा, क्योंकि जीनस का जब नाम लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज में पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। ये ऑर्डर याद रखोगे कि क्या क्या कैसे लिखते हैं, नंबर 1 पे किंगडम, फिर उसका फाइलम, फिर उसका क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली, फिर उसका जीनस, फिर उसका स्पीसीज। और जब हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं, है ना, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो बेटा ये 2 लेते हैं, ये 2 में क्या लिया हमने, जीन लिया उसका और उसकी जाति ली, बस। और आपने क्या बना दिया यहाँ से, उसका साइंटिफिक नेम लिख दिया, उसका वैज्ञानिक नेम बना दिया। तो यहां से जो बनने वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करवा दिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। अगर एग्जाम में आ जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था तो कार्ल लीनियस करके आना। और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया तो हम आप आज भी बोलते हो क्लासिफिकेशन के जनक कौन है, क्लासिफिकेशन के जनक है आपके कार्ल लीनियस है बेटा, कार्ल लीनियस। इनको वर्गीकीय विज्ञान के जनक कहते हैं। और बताओ इन्होंने सारे लिविंग्स को कितने ग्रुप में बांटा, 2 में। इन्होंने कहा कि इस धरती पर जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, है ना, अब लिविंग्स क्या होते हैं वो आपको मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूं, उनको 2 भागों में बांट दो। एक बना दो प्लांटेई, प्लांटेई जगत, हिंदी में बोलेंगे पादप जगत, और दूसरा बना दो बेटा एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया जगत, ठीक है। तो 2 बना दिए इन्होंने, पादप जगत, जंतु जगत। और इन्होंने कहा कैसे साइंटिफिक नेम लिखोगे और कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। अब सुनो जरा नेक्स्ट पॉइंट, मैं एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर हट गए बेटा, तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। आशा यहाँ से क्वालिटी ठीक है, तुम अपनी क्वालिटी इंटरनेट स्पीड चेक करो। अब कार्ल लीनियस जी के बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया बेटा तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, 3 जगत वर्गीकरण, ठीक है, मतलब 3, तो 3 जगत में बांट दिया। 3 जगत में किसने बांटा, अर्निस्ट हैकल ने बांटा बेटा, किसने बांटा, अर्निस्ट हैकल ने बांटा। तो आप लिख दो हैकल जी ने क्या किया था, हैकल जी ने बोला कि ठीक है भाई कार्ल लीनियस जी आपने प्लांटाई बना दिया, एनिमेलिया बना दिया, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्होंने कार्ल लीनियस जी ने प्लांटाई किंगडम में रख दिया। अब आप खुद सोचो क्या प्लांट के साथ बैक्टीरिया रखना सही बात है, नहीं है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला किंगडम एज इट इज रखा, प्लांटाई रखा, कहा ठीक है पादप जगत ठीक है भाई आपने सही किया कार्ल लीनियस जी ने। एनिमेलिया जगत से भी मुझे तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनिमेलिया जगत भी सही रखो, लेकिन एक और बना दो। और एक और बनाया इन्होंने प्रोटिस्टा। क्या बनाया इन्होंने, तीसरा जगत कौन सा ऐड कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा ऐड कर दिया बेटा, कौन सा, प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हैकल ने, कौन सा तीसरा किंगडम जोड़ा गया था, प्रोटिस्टा जोड़ा गया बेटा। अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं थोड़ी देर रुको, सब पढ़ेंगे, पहले आप नाम तो जान लो, ठीक है। अब इनके बाद भी आए एक साइंटिस्ट और, इन्होंने कहा हैकल जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से, लेकिन मैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दूंगा। मैं कैसा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करूंगा। तो लिखिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं चतु जगत, 4 जगत, 4 जगत में बांट दिया बच्चों,
किसने? कॉपलैंड। कॉपलैंड करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा, कॉपलैंड जी ने चौथा जगत बना दिया भाई। और कौन सा बनाया था? मोनारा। 4 नंबर पे पहले 3 एज इट इज लिख दो आप। 3 ऐसे कैसे लिख दो आप? कौन कौन सा? प्लांटाई, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। ये 3 ऐसे कैसे लिख दो बेटा? ये चैप्टर बच्चों को ना टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ। पहला प्लांटाई, दूसरा एनिमिलिया की स्पेलिंग में ANEI दोनों सही है, एनिमिलिया जंतु जगत लिख दो। तीसरा भाई प्रोटिस्टा, ठीक है लेकिन एक और ऐड करो। क्यों करो? अभी हम आपको पढ़ाएंगे। प्रोटिस्टा ठीक है, अब चौथा ऐड कर दो और चौथा रखा गया यहाँ पे मोनेरा, क्योंकि इसमें 4 नंबर पे एक और किंगडम ऐड किया गया इसलिए इसका नाम रखा गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा हो गया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। चौथा कौन सा ऐड किया? मोनेरा। मोनेरा किसने ऐड किया? कॉपलैंड जी ने। ठीक है, अब आ जाओ पांचवा। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण 5 जगत में बांट दिया। 4 तो ऐसे कैसे थे, चारों ऐसे कैसे लिख दो बेटा? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर्च वहीटेकर ने। और आपको एक बात बता दूं, आज तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन यही है बेटा, हम इसी को सक्सेसफुल मानते हैं आज तक। आर्च वहीटेकर वैज्ञानिक हैं और ये सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन होता है और हम इसी को फॉलो करते हैं। तो पूरा जो क्लासिफिकेशन बना है वो इसके आधार पे बना है, यही बना हुआ है। अब 5वां जगत इन्होंने कौन सा ऐड किया? 4 वही लिख दो सेम। पहला कौन सा? प्लांटाई, पादप जगत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कौन सा? एनिमिलिया, जंतु जगत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। 3 नंबर पे कौन सा ऐड किया गया था? प्रोटिस्टा ऐड किया गया, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नंबर पे कौन सा? मोनेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5वां इन्होंने कौन सा जोड़ा? इन्होंने जोड़ा इन 4 के साथ 5वां फंगी किंगडम। फंगी जिसको कवक या फफूंद जगत कहते हैं, कवकों को अलग से निकाल के रख दिया ये, ठीक है। इन्होंने 5वां कौन सा? फंगी किंगडम, कवक जगत को ऐड कर दिया यहाँ पे बच्चों ऐसे। तो इसका मतलब आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वहीटेकर जी ने 4 तो पहले से थे और 5वां एक और किंगडम ऐड कर दिया, उसको फंगी किंगडम कहते हैं। इसका मतलब मैम आज तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन कौन सा था? तो ये था, ठीक है। ईयर नहीं याद करनी है, ईयर नहीं आते एग्जाम में। आगे बात समझ में? तो अब सबसे पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा था? एनिमल किंगडम। हमारे चैप्टर का नाम है एनिमिलिया किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन एनिमल किंगडम की शुरुआत करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, कहां से आया एनिमल किंगडम, कैसे बना ये एनिमल किंगडम, ये क्लासिफिकेशन कैसे आया, है ना? ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं इन 5 किंगडम में से कहां कहां किसको रखा गया है, थोड़ी थोड़ी बातें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम हमारे चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बने हैं, है ना? आपको पहले जानना जरूरी है कैसे कैसे बने हैं बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वही टेकर ने दिया था, WHITT बेटा, AKER, ठीक है, वही टेकर ने दिया। अब बात ये आती है कि मैम कैसे कैसे किसको किसमें रखा गया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ। जब भी क्लासिफिकेशन हुआ था तो क्लासिफिकेशन में किसको रखा गया था? लिविंग्स को रखा गया था, सजीवों को रखा गया था। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? लिविंग्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सिर्फ लिविंग्स का किया गया है, नॉन लिविंग्स पे बात ही नहीं है। अब अगर मैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, लिविंग्स होते क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सजीव होते क्या है, आप क्या बोलोगे? मैम लिविंग वही है जिसका शरीर सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। यही बोलोगे? अरे यही बोलोगे? नहीं पता है तो यही बोलना है आपको। अगर कोई आपसे पूछे लिविंग्स क्या होते हैं, सजीव प्राणी क्या होते हैं, आपको बोलना है वो प्राणी, वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जिनका शरीर सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। सेल से बना है तो वो लिविंग है भाई। जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु लिविंग होते हैं क्योंकि वो सेल से बने हुए हैं। जैसे फंगस लिविंग होते हैं, कवक लिविंग सजीव होते हैं क्योंकि वो सेल से बने हुए हैं। जैसे हम लोग एनिमल्स, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जानवर कॉकरोच बिच्छू सब लिविंग्स हैं। जैसे प्लांट्स भी लिविंग्स हैं बेटा क्योंकि प्लांट्स में सेल होती है, सेल से बना हुआ है ना? वायरस की बात छोड़ दो, वायरस के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था, वायरस की बात नहीं होगी कार्तिक, ठीक है। अब सुनो जरा, मैंने कहा कि लिविंग्स का क्लासिफिकेशन होता है। हाँ जी, लिविंग्स का होता है क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, लिविंग वही है, सेल थ्योरी कहती है, मैं नहीं कहती हूं, कि जिसका बॉडी सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। अब ये सेल क्या होती है, क्यों होती है, तो सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में क्या काम आ रहा है वो पढ़ो। अब ये सेल्स ना 2 टाइप की होती है बच्चा। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, पहली जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में बोलते हैं प्रोकेंद्रिकी कोशिका। बस थोड़ा थोड़ा जानना है आपको ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोकेंद्रिकी कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी जो सेल होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, बस ये जान लो आप, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में काम आएगा आपको। प्रोकेंद्रिकी कोशिका, यूकेंद्रिकी कोशिका होती क्या है बच्चों? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यहाँ पे प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है हिंदी में प्राचीन या पुराना। पुराना भारत पढ़ते होंगे ना, है ना? और कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है हमेशा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं हिंदी में बायोलॉजी में, और वहां पर हमने केमिस्ट्री में न्यूक्लियस को नाभिक बोला था। तो बेटा यहाँ से क्या परिभाषा निकल के आई कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस पुराने प्रकार का है। अब पुराने का मतलब है जिसका न्यूक्लियस विकसित नहीं हुआ, यानी कि या तो किसी सेल में न्यूक्लियस है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा ऐसे सेल होती है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। अब ऐसी सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, बना ही नहीं, या बना तो बेचारा विकसित नहीं हो पाया, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, है ना? एक टाइम के बाद वो खत्म ही हो गया। बेटा जो चीज अपडेट नहीं करती अपने आप को तो वो खत्म हो जाती है। आपका सिस्टम है, ये भी अपडेट मांगता है बेटा। अगर इसको अपडेट नहीं करोगे तो ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आप भी अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो एक दिन आप भी खत्म ही है ना? समझ लो मेरी बात, राइट? तो बच्चा कहने का मतलब है ऐसी सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा, केंद्रक एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित यानी होगा ही नहीं, या है थोड़ा बहुत बना होगा किसी जमाने में लेकिन वो पुराना रह गया। पुराने का मतलब है अविकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक, इमैच्योर रह गया, न्यूक्लियस इमैच्योर रह गया, पुरानी प्रकार का रह गया भाई, उसने अपने आप को विकसित नहीं करा। कहने का मतलब है उसमें इमैच्योर न्यूक्लियस रह गया, अविकसित बिना डेवलपमेंट वाला न्यूक्लियस रह गया। तो उस सेल को आप क्या बोलोगे? उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलोगे, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलोगे, जिसमें या तो केंद्रक वाला हिस्सा होता ही नहीं है, या है तो अविकसित है, बिना विकसित यानी बिना मैच्योर ही नहीं हुआ, है ना? दूसरा आप बताओगे बेटा
यू का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, नया। और कैरियोटिक शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। अरे ऐसी सेल जिसमें नया न्यूक्लियस है। अब नए का मतलब ये नहीं आज बाजार से खरीद के लाए हैं। नए का मतलब है बेटा जिसमें प्रॉपर एकदम वेल मैच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है और उसका केंद्रक क्या विकसित हो गया बेटा, अपडेट हो गया, विकसित हो गया। कहने का मतलब है उसमें मैच्योर न्यूक्लियस है। तो उस सेल को आप क्या बोलोगे? उसको आप यूकैरियोटिक सेल बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसी कोई भी सेल जिसमें या तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, या न्यूक्लियस था तो उसका विकास नहीं हुआ, पुराना रह गया, एक टाइम के बाद खत्म मानो उसे, तो वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल मैच्योर न्यूक्लियस है, विकसित केंद्रक है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैम इस धरती पर दो प्रकार के लिविंग हो गए। एक ऐसे जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो अभी मैं कुछ देर के बाद कुछ शब्द बोलूंगी तो उनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो लिविंग तो है क्योंकि सेल है, लेकिन बेटा उस सेल का टाइप कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है उनको प्रोकैरियोट्स बोल दो, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल है उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम यूकैरियोट्स बोल देंगे। अरे इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है? मोनेरा किंगडम में जो लिविंग्स आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स? तो इसलिए मैं आपको शब्दों का मीनिंग समझा रही हूं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको जानना है लिविंग वही है जिसके शरीर के अंदर सेल हो, कोशिका हो। ये सेल दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, या तो होगी प्रोकैरियोटिक या होगी यूकैरियोटिक। ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक सेल से बना है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनका शरीर यूकैरियोटिक सेल से बना है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब दूसरी बात सुनो, इस धरती में दो प्रकार के जीव हैं, लिविंग्स दो प्रकार के होते हैं, सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जिनको हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा आप लिखोगे मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। बेटा नाम से क्लियर है, ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर में एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। अरे भाई पिछली स्लाइड में कहा मैंने सेल है तो लिविंग बोलना पड़ेगा। अब अगर एक ही सेल है, सिंगल सेल है, एक कोशिका से बना, ऐसे सेल बन गई बस। अब सेल है तो सेल छोड़ी क्या कहती है? अरे बेटा चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम है, तुम इतने लेट क्यों आए हो? लेकिन चैप्टर में चाहती तो एनिमल किंगडम शुरुआत कर सकती थी। नहीं, आगे चलकर आपको कुछ शब्दों की मीनिंग नहीं पता होंगे तो मैं उसका बेसिक क्लियर कर रही हूं आपको। ठीक है, तो सुनिए जरा, क्या जो सिंगल सेल से बने हैं, एक ही कोशिका से बने हैं, एक ही कोशिका है, कोशिका है, सेल है तो उसको लिविंग कहना पड़ेगा, लेकिन वो लिविंग कैसा होगा? वो यूनिसेलुलर होगा, वो एक कोशिकीय होगा बेटा। जिनके शरीर में मल्टी का मतलब बहुत सारी, मैनी सेल्स, जो बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं बेटा। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कौन से होंगे? जिनके शरीर के अंदर मल्टी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। बस इतनी बात समझ में आ जाए आपको? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आओ इस स्लाइड पे। मैंने बोला कि वही टेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे ये बताओ यहाँ पर कौन कौन से किंगडम है जिनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। अब आप लोग चुपचाप बैठ जाओगे। मैंने पूछ लिया, मुझे ये बताओ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स किसमें रखे गए हैं, तुम लोग ऐसे बैठ जाओगे। इसलिए मैं शब्दों का मीनिंग आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? अरे मैं मानती हूँ हमारे चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम है, मैं चाहती तो एनिमल किंगडम शुरुआत कर देती, लेकिन बेटा एनिमल किंगडम का इतिहास तो जानना पड़ेगा ना, कहां से आया, कैसे बना, किसने दिया है। ठीक है, अब देखो प्लांट किंगडम, हम प्लांट चैप्टर जब बॉटनी पढ़ाऊंगी ना आपको, बॉटनी वो ब्रांच होता है जिसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जहां पे आपके चारों तरफ की वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। ये प्लांट किंगडम पूरा डिटेल में पढ़ना है, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। और हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एनिमेलिया किंगडम। ये अभी हमारा चैप्टर है, ये अभी यही चैप्टर शुरू कर रखा है हमने। ठीक है, लेकिन चलो मैम ये हमने प्लांट चैप्टर पढ़ लिया, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो ये तीनों में कौन आता है, बस इसी के लिए मैं आज के ये इतनी सारी राम गाथा समझा रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम किससे? सबसे पहले प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा कौन आता है? प्रोटिस्टा में मुझे आप लोग एक क्वेश्चन बताओ, प्रोटिस्टा को ऐड किसने किया था? अरे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आप बस मुझे इतना बता दो फटाक से, मैं आगे शुरू करती हूँ। हाँ बेटा ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक पढ़ाई में आगे नहीं चल सकते हैं। तो आप लोग इधर क्यों आगे, कहां भागना है तुम्हें सिलेबस खत्म करके? हाँ कहां भागना है तुम्हें सिलेबस खत्म करके? अमेरिका जाना है क्या? चलो चलिए सुनिए, प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटिस्टा में आते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब अगर मैं आपको यूनिसेलुलर का नाम ना मीनिंग ना पढ़ाया होता तो कर लेते क्या? एक कोशिकीय जीव आते हैं बेटा। अब एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक ही सेल होती है। ठीक है, आगे बस समझ में। दूसरा, यहां पर जो आते हैं इनके अंदर सेल का टाइप कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल होती है बेटा इनके अंदर। इनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ लेता कि आप मुझे ये बताओ उस फाइलम का नाम बताओ, सॉरी उस किंगडम का नाम बताओ, फाइलम, उस किंगडम का नाम बताओ जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स रखे गए हैं। बेटा यूकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ये तो पढ़ाया मैंने। यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बस इनको हमने कहां रख दिया? इनको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो आते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। अब अगला सुनो, अगला इसके बाद सुनो, नेक्स्ट कहां पर आप बताओगे? मोनेरा में कौन आते हैं मैम? मोनेरा में कौन आते हैं? मोनेरा किसने ऐड किया था? हाँ जी बताओ जरा, मोनेरा किसने ऐड किया था? मोनेरा किंगडम किसने दिया था? पढ़ा चुकी हूं आज की क्लास में। मोनेरा में कौन आते हैं? तब आपको क्या आंसर करके आना है? मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। मोनेरा में कौन आते हैं? यूनिसेलुलर होंगे, ये भी एक कोशिकीय जीव होंगे, ये भी एक कोशिकीय जीव होंगे। लेकिन बच्चों ये कैसे जीव होंगे? इनके अंदर सेल का टाइप कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक। तो इनकी सेल का जब प्रकार प्रोकैरियोटिक है तो ये प्रोकैरियोट्स होंगे। देखिए इनकी सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो ये प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। तो अब आपके 2 क्वेश्चन रेडी कर दिए मैंने। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन आपके रेडी कर दिए बेटा। क्या कि यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे? एक ही सेल है लेकिन इस सेल का प्रकार कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। किसमें रखोगे? प्रोटिस्टा में। एक ही सेल है लेकिन इस सेल का प्रकार कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। तो कहां रखोगे? मोनेरा में रखोगे। ठीक है बच्चों, अब बताओ जरा 5वां किंगडम कौन सा ऐड किया गया था? मैं प्लांट एनिमल क्यों नहीं पढ़ा रही, वो तो चैप्टर है ना भाई, उनको तो पढ़ेंगे उनको तो 4-5 क्लास में खत्म हो पाएंगे वो तो। अब सुनो जरा, 5वां किंगडम किसने ऐड किया था? फंगी, फंगी जिसको हम कवक या फफूद बोलते हैं, कवक जगत या फफूद जगत, किसने ऐड किया था? आरएच वेजिटेटर ने। अब फंगस क्या है? हाँ विशाल करें आप स्लो पढ़ाओ प्लीज, पढ़ा रही हूँ क्या?
स्लो मतलब आवाज स्लो करूं या स्पीड स्लो करूं है? चलो बताओ, फंगी क्या होते हैं? फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। अरे इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और बच्चों याद रखिएगा, बहुत सारी कोशिकाएं तो होती हैं, लेकिन कोशिकाओं के टाइप क्या है? वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, तो इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो अब आप आंसर कर सकते हो। अब आपके 3 क्वेश्चन तैयार कर दिए मैंने। आपसे पूछ ले कि मोनेरा प्रोटिस्टा से अलग कैसे है? अरे मोनेरा प्रोटिस्टा से अलग कैसे है? क्योंकि मोनेरा में मैम प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर आता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर आता है। और इन दोनों से अलग फंगस है। फंगस को अलग क्यों बनाया? वही देखकर पागल थोड़ा सा बनाया। उन्होंने कहा भाई तुम फंगस को इनके साथ रख रहे हो, ये तो मल्टी सेलुलर है, ये तो बहुकोशिकीय है, और दूसरा ये यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, तो इनके साथ क्यों रख दोगे आप? तो नहीं रखना, इसलिए फंगस को अलग बनाया गया वही टेकर के द्वारा। फंगस मतलब एग्जांपल, जैसे आप मशरूम खाते हैं, मशरूम? कितने लोग मशरूम खाते हैं? मशरूम इसी किंगडम में आती है बेटा। मशरूम जो खाते हैं ना, कुकुरमाता जिसको बोलते हैं यहाँ पे ना, ये बोलते हैं क्या हिंदी में, वो यही आता है बेटा, यही आता है बेटा, मशरूम यही आता है। अब यहीं से मैं फंगस किंगडम से बनने वाले 2-3 क्वेश्चन और पढ़ा दूं आपको। ये जो फंगी किंगडम वाले होते हैं ना, ये पता है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, इनमें इनका लालन पोषण कैसा होता है पता है? ये इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होता है बेटा। अब ये सैप्रोफाइटिक टर्म का मतलब क्या होता है? सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोई मरा हुआ जानवर, कोई मरा हुआ प्लांट था, प्लांट भी मरते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं ना, पेड़ के पत्ते झड़ गए, सूख गया, मर गया प्लांट, मर गया, वो जमीन के अंदर धस गया, मिट्टी में धस गया। तो हमारे शरीर के अंदर देखो ना, हमारी हड्डियां जाएंगी जमीन के अंदर, तो हड्डियों में कैल्शियम है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सब कुछ है, प्लांट में भी सब कुछ है, जमीन के अंदर धस गया तो वो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई। तो अब वहां पे क्या होते हैं? मशरूम फंगस उगते हैं बेटा। तो ऐसे जीव जंतु जो मरे हुए जीवों से, डेड डिके बोलते हैं इसको, जो मरा हुआ डिके होता है, जो जमीन के अंदर धस जाता है, उससे अपना पोषण, उससे अपना लालन पोषण करें, तो बेटा उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन के मोड को सैप्रोफाइटिक। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो फंगस किंगडम के जीव होते हैं उनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो उनके न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है आप बताओगे बेटा? वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, वो मरे हुए जीवों से अपना लालन पोषण करते हैं। मशरूम देखना आप कभी कैसे उगती है, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा शायद, है ना? अब चौथा किंगडम था प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पांचवा किंगडम जो हमारा चैप्टर था, इनके एग्जांपल्स का मैं एक पीडीएफ करवाऊंगी, वो पढ़ लेना, वैसे आते नहीं एग्जाम में लेकिन फिर भी पढ़ लेना। अब पांचवा जो किंगडम था वो था अपना एनिमल किंगडम। यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है। लेकिन बच्चों आप खुद सोचो, अगर मैं इसके पीछे का नहीं पढ़ाती तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते। जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम या एनिमल किंगडम? ठीक है, एनिमेलिया किंगडम या एनिमल किंगडम। अब बच्चों एनिमल किंगडम जो है, आप इस फोटो में देखो, सबसे पहले क्या आता है? किंगडम आता है। हाँ जी मैम, किंगडम कौन सा हो गया हमारा? एनिमेलिया। अब किंगडम के बाद क्या आना चाहिए? फाइलम आना चाहिए, संघ आना चाहिए। तो हमारा जो एनिमल किंगडम होता है ना, उसको हम 11 संघों में बांटते हैं बेटा। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 फाइलम्स। एनिमल किंगडम में कितने फाइलम्स होते हैं? 11 फाइलम होते हैं, 11 संघ होते हैं बेटा। तो हमने एनिमल किंगडम को कितने संघों में, कितने संघ में बांट दिया? आप बताओगे 11 फाइलम, 11 संघ में बांट दिया। अब सबसे पहले, हाँ, जब गेहूं का पौधे सड़ जाते हैं तो वहां पे पानी वानी गिरता है, तो वहां से मशरूम उग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब सबसे पहले ये 11 फाइलम के आपको नाम याद करने हैं। अब नाम जैसे भी हैं आपको याद करने पड़ेंगे, जिस ऑर्डर में लिख रही हूं उस ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपको। ठीक है, तो जरा सुनिए 11 संघ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे, 1 नंबर पे आता है पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा हिंदी में सेम नाम है, लिख दो पोरीफेरा संघ। एग्जाम में आता है कि एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कौन सा है, पहला संघ कौन सा है, आप क्या करके आओगे? पहला पोरीफेरा होता है। दूसरा जो फाइलम होता है उसको लिखते हैं सी से, प्रोनाउंस करते हैं तो एन से करते हैं, निडीरिया फाइलम। जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूं बेटा, उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, निडीरिया फाइलम। 3 नंबर पे आता है, उसको टीनोफोरा कहते हैं, लिखते हैं सी से, प्रोनाउंस करते हैं तो टी से करते हैं, टीनोफोरा। सेम ऐसे ही आपको याद करने बेटा, आज का आपका होमवर्क रहेगा घर का, टीनोफोरा। 4 नंबर पे आते हैं प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज, हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज, सेम नाम हिंदी में है प्लेटी हेलमंथीज, या चट्टे क्रमी बोल देते हैं इनको। ठीक है, दोनों लिख दो आपको, प्लेटी हेलमंथीज लिखो पहले तो, प्लेटी हेलमंथीज। आज मैं कुछ होमवर्क दूंगी आपको। नंबर 6 पे आते हैं, उनको बोलते हैं एसके हेलमंथीज। एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, सेम नाम हिंदी में है, एसके हेलमंथीज। कहां से आए ये गंदे गंदे नाम है ना, कैसे याद करें, करने पड़ेंगे बेटा। चल लिख दे, एक और यहीं एडजस्ट कर दे नीचे। चल हो गया। इसके बाद लिखना है आपको, तो अच्छा 5 है ना, 6 कहां से हो गया? 5 नंबर बेटा, 6 पे तो लिखेंगे अभी। 6 नंबर पे आता है एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम, जहां पे आप सबका प्यारा कौन आता है? केचुआ। एनिलिडा यहाँ पे आता है, केचुआ बेटा, एनिलिडा फाइलम लिख दिया। हाँ जी, 5 नंबर होगा, मैंने मिस्टेक कर दी। नंबर 7 पे लिखेंगे मोलस्का, सॉफ्टली प्रोनाउंस करो, मोलस्का। जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उनको रखते हैं यहाँ पे, मोलस्का। नाम याद करने पड़ेंगे बेटा, कुछ नहीं कर सकते। मोलस्का संघ 7 पे लिख दिया। 8 पे लिखो। 8 पे आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा है बेटा ये, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ। 9 पे लिखोगे आप इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा फाइलम, इकाइनोडर्माटा, सेम नाम हिंदी में है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम। और 10 पे लिखोगे हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डाटा लिख दो, सेम नाम, हेमिकॉर्डेटा। और 11वां लिख दो कॉर्डेटा। ये लो बच्चों, सबसे पहले आपको इनके नाम याद होने चाहिए। कॉर्डेटा या कशेरुकी संघ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों अलग लिखो, कशेरुकी संघ बोलते हैं। सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों, भोले भोले बच्चों, ये नाम याद करने पड़ेंगे तुम्हें। और जो सीक्वेंस मैंने लिखी है ना, सेम ऐसे याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम 5 नंबर पे इकाइनोडर्मेटा याद कर लो, इकाइनोडर्मेटा 9 पे आता है तो 9 पे याद करना पड़ेगा, क्योंकि सोच समझ के इनका ऑर्डर डिसाइड किया गया है। लिख लिया। जंतु जगत को कितने संघों में बांटा गया है? जंतु जगत को टोटल 11 संघों में बांटा गया है। सबसे पहले हम किंगडम लिखते हैं, हमारा किंगडम क्या हो गया है? एनिमेलिया। ठीक है, और हमारे किंगडम को कितने संघों में बांटा आपने? 11 संघों में बांट दिया, बांट दिया। चल अब सुनो,
मैं आपको 4-5 क्वेश्चन यही याद करवा, आपसे पूछता है इन 11 फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो जहां पे अर्थ्रोपोडा लिखा है इसके आगे लिख दो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यह है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है बेटा। मतलब इसमें जो जानवर आएंगे ना एनिमल्स, यहाँ प्लांट की बात नहीं होगी, यहाँ बैक्टीरिया की बात नहीं होगी, यहाँ कवक की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात होगी। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो सबसे बड़ा संघ लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, अर्थ्रोपोडा। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा कोड अर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा यानी सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का होता है, सेकंड लार्जेस्ट, इसमें भी ये भी बड़ा माना गया बेटा, तो लिख दो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, अर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि अर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स आएंगे उनकी संख्या ज्यादा है भाई। इस यूनिवर्स में देखो इसमें जितने भी एग्जांपल लिखाऊंगे सारे एनिमल है, तो भले ही आपको दिखने में प्लांट जैसे लग रहे हैं लेकिन वो प्लांट नहीं है। दिखने में कितना ही तुम्हें प्लांट जैसा लग रहा हो, तो प्लांट है नहीं, एनिमल। मैं यहाँ पे प्लांट की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे कवक फफूंद की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे और किसके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर किसी भी प्रोटिस्टा मोनेरा की बात नहीं करूंगी, कोई बैक्टीरिया की बात नहीं करूंगी, वो सब बाहर है, ठीक है। हम सब किसकी बात करेंगे, मैम स्पीसीज क्या चीज है अभी तो पढ़ा है मैंने, आगे आ जाएगा, रुक जाओ बेटा, आगे बस समझ में है ना। तो इनमें सब में एनिमल्स है, एनिमल किंगडम है भाई, एनिमल्स है, दिखने में प्लांट जैसे लगे, कैसे भी लगे आपको, लेकिन वो है एनिमल। तो सबसे बड़े का मतलब बेटा प्रोटोजोआ यहाँ नहीं। आएगा प्रोटोजोआ वहां चले गए, फिर रुक जाओ, पहले आप एनिमल किंगडम पढ़ो, लास्ट में मैं आपको प्रोटोजोआ मोनेरा के एग्जांपल लिखवा दूंगी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, ठीक है, डोंट वरी। आगे बस समझ में, हाँ जी मैम। अब सुनो, ये जो पहले से लेकर 9 तक, 6 ये हो गए है ना, 7 8 9 9 यहां तक कौन सा है 9 नंबर पे, इकाइनोडर्मेटा बेटा। इनमें जो एनिमल्स आते हैं ना 6 ये और 9, आपको ऐसे लिखना है देखो। ऐसे नोट डाउन करवा, 1 से लेकर 9 तक। अब 1 नंबर पे कौन आता है, पोरीफेरा आता है पोरीफेरा, हाँ जी मैम। और 9 नंबर पे कौन आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, हाँ जी मैम। हिंदी में सेम नाम है इकाइनोडर्मेटा पोरीफेरा। इनमें जो 1 से लेकर 9 तक में जितने भी जानवर आते हैं ना बेटा, इन सब में बैकबोन नहीं होती है। बैकबोन का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। इन सब में रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है बेटा, रीढ़ की हड्डी आगे लिख दो एब्सेंट। इन सारे जानवरों के अंदर, इन सारे जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स फाइलम। हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको नॉन कॉर्डेट्स फाइलम कहते हैं बेटा। ये सारे फाइलम कौन से हैं, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है अकशेरुकी, ऐसे जानवर जिनके अंदर कशेरुक दंड नहीं होता, यानी बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होता। इसका मतलब मैम आप इन 9 में जितने भी जानवर पढ़ाएंगे उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नो नो, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगी, यहाँ पे अर्थ्रोपोडा में कौन आता है, बिच्छू आता है, मकड़ी आता है, मच्छर आता है, मक्खी आता है, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पढ़ाऊंगी, स्टारफिश में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, अपना अर्थवोम केंचुआ पढ़ते हो, केंचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब ये रीढ़ की हड्डी बननी कब शुरू होती है, इस फाइलम से, हेमिकोडेटा से बैकबोन बनना शुरू हो जाती है। यहां से बैकबोन बनना, रीढ़ की हड्डी जो है वो बनना शुरू हो जाती है, लेकिन इनमें मैच्योर नहीं हो पाती है, सॉफ्ट रह जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी देखो कितनी मजबूत है, एकदम स्ट्रेट खड़ी है इसकी वजह से। अगर मैं आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूं तो आप ऐसे हो, ऐसे, है ना। आई बात समझ में। तो किस फाइलम से बैकबोन बनना शुरू हुई है, हेमिकोडेट। और बन किसमें जाती है, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में बैकबोन मैच्योर हो जाती है बेटा। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पर जो जानवर लिखाऊंगी ना उन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, और इनकी रीढ़ की हड्डी क्या मैच्योर हो जाती है, विकसित हो जाती है, और रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर हो जाती है भाई, मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है बेटा, ठीक है। आई बात समझ में। मैम एक सरीसृप भी तो है, अरे भाई सरीसृप इसी में आता है कॉर्डेटा में। आगे देखो कितना दिमाग लगा, सरीसृप की क्लास होती है बेटा, है ना। रुक जाओ, अब ये बताओ हम लोगों का फाइलम कौन सा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ना बच्चों वाला, हम किस फाइलम में आएंगे, हमें रीढ़ की हड्डी है, अरे हमें रीढ़ की हड्डी है, हाँ तो हमारे फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। और हमारा किंगडम कौन सा है, एनिमल। 2 चीज पढ़ ली, जल्दी बताओ, 2 चीज पढ़ ली, है ना, 2 चीज पढ़ ली, बात समझ में आ गई, हाँ जी मैम। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको ये 11 फाइलम इसी सीक्वेंस में इनके नाम याद होने चाहिए,
कौन कौन से फाइलम है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो याद करना है। किस फाइलम से रीढ़ की हड्डी बैकबोन बनना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कठोर नहीं बन पाती है, सॉफ्ट होती है। हेमिकोडेट्स के अंदर बनना तो शुरू हो गई रीढ़ की हड्डी, लेकिन रीढ़ की हड्डी बहुत मुलायम बनती है बेचारों में। जबकि कोर्डेटा फाइलम में जो जीव जंतु आएंगे उनकी रीढ़ की हड्डी बनके एकदम मैच्योर और कठोर मजबूत हो जाती है। इसका मतलब मैम आज हमें एक बात पता लग गया। क्या बात पता लग गया? आप देखो इस फोटो पे आओ, सबसे पहले इस फोटो पे आओ। मैंने कहा था हम लोग क्या है, हम लोगों का किंगडम कौन सा है? हमारा जगत एनिमल किंगडम है। हमारा फाइलम कौन सा है? हमारा स्तंभ कौन सा है? कोर्डेटा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब आप आगे मुझसे पूछोगे कि मैम हम किस क्लास में आते हैं, तो मैं बोलूंगी हम मैमल्स हैं, हम स्तनधारी हैं। फिर आप मुझसे पूछोगे आगे में हमारा ऑर्डर क्या है? हम प्राइमेट्स कहलाते हैं। फिर आप पूछोगे हमारी फैमिली क्या है, हमारा कुल क्या है? होमिनिडिया बोलते हैं उसको। हमारा जीनस क्या है? होमो। हमारी जाति कैसे है? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैम याद नहीं हो रहा है बेटा, एक बार ना आपने अपनी वो लिखना, एक बार लिख के याद करना, याद हो जाएगी। एक बार लिख के याद करना, नोट्स बना के, आपको याद हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे। ये एक नंबर पे पोरीफेरा आता है। ठीक है, पोरीफेरा में PHO आता है। कहां से पढ़ के आए? पोरीफेरा में PO आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। आज का होमवर्क क्या क्या है लिखोगे? हाँ जी, फटाक से बताओ आज का होमवर्क क्या क्या है? क्या मेरी बात समझ में? कल याद करके आओगे? अब हमें एक एक करके ये सारे पढ़ने हैं। हाँ जी भाई, अब ये एक एक करके सारे पढ़ने हैं बेटा। चलो तीन तीन करके पढ़ लेंगे, तीन एक क्लास में, फिर दो ऐसे करके 4-5 क्लास लगेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। ये नोट्स में बायोलॉजी के नोट्स में दे रही हूँ आपको, ये तो ये आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। केमिस्ट्री के नोट्स आप खुद से बनाएंगे, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, नोट्स आप खुद से बनाते हुए चलो आपने केमिस्ट्री के। ओके बच्चों, चलो फिर मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में। आज कितनी तारीख है बच्चों? आज कितनी तारीख है? 16 अप्रैल। चल थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। कल याद करके आना। जाओ बच्चों, जाओ। हाँ, मेरी जो बुक है वो थ्योरी के साथ आगे क्वेश्चंस, वन लाइनर, पॉइंटर, एग्जाम पॉइंटर सब कुछ है उसमें बेटा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब है। चलो थैंक यू सो मच।